देखो, हमने पढ़ा कि वन्य जीवों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत सारे प्रोटोकॉल साइन हुए, कन्वेंशन हुए। ठीक है, यानी कि उनमें से कुछ कन्वेंशन जो है वो क्या कर रहा है कि गाइड कर रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी को गाइड कर रहा है कि आप भी हमारे नक्शे कदम पर चलिए। ठीक है, हमने कुछ कानून बना दिए तो अब आप भी हमारे लाइन पे क्या कीजिए कि अपने लेवल पर, अपने देश के अंदर भी क्या करिए, आप कानून को बनाइए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए प्लस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए अपने स्तर पे। ठीक है, तो उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक, क्या बोला गया इस एक्ट में? ये एक्ट जो है, ठीक है, ये एक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? पेड़ पौधों को और जीव जंतु को, एनिमल्स और प्लांट दोनों के संरक्षण, दोनों के कंजर्वेशन की बात ये एक्ट करता है। ठीक है, फ्लोरा और फोना, दोनों के कंजर्वेशन की बात ये एक्ट आपका करता है। ठीक, अब इस एक्ट के अंदर, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये जो एक्ट है, इससे पहले हमने मार्क किए थे कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी क्या होती है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, है ना, और कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं। तो ये सारे जो भी अलग अलग रिजर्व है आपके, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गए हैं, इन सबको लीगली रूप से क्या देता है, मान्यता कहाँ से मिली है? इस एक्ट के थ्रू मिली है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि वन्य जीव को संरक्षण की बात ये एक्ट करता है, तो संरक्षण हम कैसे करेंगे? उसके लिए संरक्षण हम कैसे करेंगे कि हम कुछ एरिया को हमने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, कुछ एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया, कुछ एरिया में हमने क्या कर दिया, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तो कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि यानी कि वन्य जीव को हमें बचाना है, तो कैसे बचाएंगे कि इन एरिया के जरिए। तो ये जो चारों पांचों जो वर्ड्स हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने देखे थे क्लास में कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, टाइगर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है। तो इन सबको लीगल स्टेटस, लीगली तौर पे मान्यता आपको इस एक्ट के जरिए मिली। ये एक्ट जब पास हुआ 1972 में, इससे पहले अगर देखो तो हमारी कंट्री में टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, 5 नेशनल पार्क्स थे इससे पहले। और इस एक्ट के आने के बाद में आज की तारीख में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो हमारी कंट्री में है। ठीक है, तो लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस किसको? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इन सबको क्या है, लीगल स्टेटस जो है इस एक्ट के जरिए मिला। और भी 2 थे, 1 2 3 अदर, कंजर्वेशन रिजर्व, लास्ट आपका कम्युनिटी। पांचों क्या है कि हमने कुछ एरिया को डिक्लेयर कर रखा है कि ये होगा, इन सबको लीगली रूप से स्टेटस जो है आपको इस एक्ट से मिला है। ठीक है, हम इस चीज को यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या है और कम्युनिटी रिजर्व क्या है। ठीक, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे एरिया को डिक्लेयर करेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति के संरक्षण की बात होगी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है कि किसी एक प्रजाति को बचाने के लिए हमने कुछ एरिया को क्या डिक्लेयर कर रखा है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति, चाहे पेड़ पौधे की है या फिर आपके एनिमल्स की है, उनके प्रोटेक्शन की बात होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि शिकार करना है ना, बकरी चराना है, जो आसपास की जो लकड़ियाँ बिनने का काम है, ये जो छोटे मोटे काम है, ठीक है, ये सारा काम जो क्या है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिट है, आप कर सकते हो। यानी कि देखो क्या होता है, ये सारा जो एरिया है ये क्या है, जंगल का ही एरिया है। तो अब वहाँ पे कुछ लोग तो होंगे जो जंगल पे निर्भर करते हैं, उनको वहाँ से लकड़ियाँ भी उठानी है, उनको अपने जो भेड़ बकरियाँ हैं उनको भी चराना है, तो वो लोग तो अल्टीमेटली इन एरिया में घुसेंगे ही घुसेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी की परमिशन आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर दे रखी है। मानव गतिविधि जो है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है। दूसरा पॉइंट ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क एरिया वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या है, बड़े होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य से क्या है, साइज में एरिया वाइज बड़े होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा प्रजाति की कंजर्वेशन की बात है जो हम करते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ किसी एक प्रजाति के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, और नेशनल पार्क में क्या है कि एक से ज्यादा, हो सकता है हम हाथी को भी बचाएं, हो सकता है हम साथ में खरगोश को भी बचाएं। ठीक है, हम एक से ज्यादा स्पीशीज के प्रोटेक्शन की बात करते हैं नेशनल पार्क में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि नेशनल पार्क में जो आपके ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे भेड़ बकरियों को चराना है, लकड़ियाँ बिनना है, हल्के फुल्के जो जो प्रोडक्ट होते हैं इनके पेड़ों से जो मिलते हैं, रबड़ मिल गया है, वैक्स मिल गया है, ये सारी जो एक्टिविटी है वो क्या है, नेशनल पार्क में बैन है, आप नहीं घुस सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि प्रोटेक्शन वाइज, ठीक है, संरक्षण वाइज जो नेशनल पार्क में सिक्योरिटी क्या है, टाइट है आपकी। ठीक, यह आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी वन्य जीव अभ्यारण्य को हम नेशनल पार्क भी घोषित कर सकते हैं, लेकिन किसी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर आपने किसी एरिया को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया, ठीक है, वहाँ पे एक प्रजाति को बचाने के लिए, कुछ समय बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसका स्टेटस को हमें बढ़ाना है, यहाँ पे ज़रूरत है कि एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज को भी हम शामिल करें, तो ऐसे एरिया को स्टेटस बढ़ा के हम क्या कर देंगे, नेशनल पार्क उसको घोषित कर देंगे। लेकिन कभी भी नेशनल पार्क जो है वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर किसी नेशनल पार्क को स्टेटस घटा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप घोषित कर रहे हो तो क्या होगा, इससे इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा स्पीशीज को आप बचा रहे हो, और इसमें क्या है कि सिर्फ एक कोई, तो इसमें मान लीजिए आप किसी 3 स्पीशीज के को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अब मान लीजिए इसका स्टेटस घट के आप ये कर रहे हो, तो 3 में से किसी एक को ही आप कर पाओगे। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा इसका स्टेटस क्या है, बढ़ता जाएगा। ये डिफरेंस हो गया आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक, तीसरा है आपका टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है, बाघों को बचाने के लिए वो भी एक एरिया पूरा डिक्लेयर किया जाता है। कोई एरिया टाइगर रिजर्व है तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित कर सकते हैं, फिर उसको हम नेशनल पार्क भी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये है आपके इंडिया में कम से कम 50 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व अभी जो है वो देश में मौजूद है। ठीक, राजस्थान में आपके कितने टाइगर रिजर्व है, 4, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, और अभी लेटेस्ट ऐड किया था रामगढ़ विषधारी। ठीक है, 4 आपके टाइगर रिजर्व जो है वो बाघों को बचाने के लिए अलग से स्टार्ट किए हैं। तो ये हो गया आपका टाइगर रिजर्व। चौथा है आपका कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्या होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे एरिया, ठीक है, ऐसे एरिया जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्या है, आसपास है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटा हुआ एरिया, ठीक है, एक तरह से मैं बोलूँगी कि बफर एरिया, जिसमें कुछ कुछ लोग रहते हैं और कुछ कुछ क्या है आपके जो जीव जंतु हैं वो भी चलते फिरते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एलिफेंट, हाथी, हाथी के लिए क्या होता है कि हमने क्या बोला कि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व यानी कि कुछ एरिया को हमने लिमिट कर दिया कि इसी के अंदर जो है वो आपका जो शेर है वो रहेगा, खाएगा पिएगा, विचरण करेगा, सब कुछ। लेकिन एलिफेंट, एलिफेंट क्या है कि साइज वाइज बड़ा है, ठीक है,
और इनके जो घूमने फिरने का जो दायरा है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इनके लिए हम क्या है, कॉरिडोर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे असम छत्तीसगढ़ कॉरिडोर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आसाम से छत्तीसगढ़ पूरे के पूरे हमने एरिया को डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसमें एरिया क्या हो गए, बड़े हो गए। तो ऐसे जो कॉरिडोर हो गए, कॉरिडोर से समझते हो आप, बाहर ये एरिया है पूरा, ये हमारा क्लासरूम है, पास में कोई ऑफिस है, और बीच में जो ये विंग चली आ रही है, जो कॉमन एरिया है, ये आपका क्या हो गया, कॉरिडोर हो गया। तो इसी तरह से आप समझो कि इनको घूमने फिरने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो ये कॉरिडोर आपके किसी स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गुजरात राजस्थान एलिफेंट कॉरिडोर, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों राज्य मिल के जो है वो एलिफेंट के लिए कॉरिडोर डिक्लेयर कर रखा है। ऐसे कॉरिडोर हो गए। कॉरिडोर आपके स्टेट भी हो सकता है और किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान एलिफेंट कॉरिडोर हमने डिक्लेयर कर रखा है ऐसा। ठीक है, ये मुमकिन है। तो ये एरिया क्या हो गया, अब उस कॉरिडोर के अंदर आप मान के चलो, हो सकता है कुछ नेशनल पार्क भी आएंगे बीच में, हो सकता है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बीच में पड़ेगी। हो गया ना, अभी कॉरिडोर मैंने बोला कि बहुत लंबे चौड़े एरिया है। ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कुछ एरिया में आपका नेशनल पार्क पड़े, हो सकता है कहीं पे सेंचुरी पड़े, हो सकता है कहीं पे वेटलैंड भी पड़े बीच में। ठीक है, तो पूरे के पूरे ये क्या हो गए, एरिया हो गए, बफर एरिया हो गए, जहाँ पे क्या है कुछ परसेंटेज में आपके पब्लिक भी रहती होगी, और कुछ एरिया में क्या है कि आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या वेटलैंड भी होंगे, और कुछ ऐसे एरिया होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एलिफेंट, इन लोगों के घूमने फिरने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एरिया, अब इसके अंदर आप देखो नेशनल पार्क भी आ गया, सेंचुरी भी आ गई, और हम आप रहने के लिए क्या है, हमारे घर भी होंगे बीच में। ठीक है, उड़ीसा में आप देखोगे सबसे ज्यादा लोगों की जो डेथ होती है, ठीक है, वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है। ठीक है, हाथियों ने इंसानों को मार दिया, खूब न्यूज में आता है। तो ये क्या हो गया कि भाई उनका जो दायरा है घूमने फिरने का, वो क्या हो रहा है, उस दायरे में हम आप घुस रहे हैं। भाई जैसे कोई एरिया, मैंने क्या बोला कि पूरा का पूरा कॉरिडोर हमने डिक्लेयर कर रखा है। अब किसी के पास घर नहीं है, लोग आ गए, प्लॉट खरीद लिया, घर बना लिया, तो अब उसके चलने फिरने की जो जगह है वहां पे आपने अपने लिए घर बना लिया, तो जायज सी बात है, टकराव तो होगा, टकराव तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे एरिया जो नेशनल पार्क सेंचुरी से आसपास सटे हुए हैं, जहां पे हो सकता है कॉरिडोर हो, ऐसे बफर एरिया, उन एरिया को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व। यानी कि ये छितरे हुए बिखरे हुए एरिया है, जिनके 5-10 किलोमीटर के दायरे में आपके नेशनल पार्क भी पड़ता होगा, सेंचुरी भी पड़ती होगी, और एक कॉरिडोर भी पड़ता होगा। ठीक है, एक होता है, मैंने आपको बताया था बायोस्फेरिक रिजर्व में, बायोस्फेरिक जोन में, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था। एक होता है आपका कोर एरिया, जहाँ पे घना जंगल होता है, जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है एक बफर एरिया। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि कुछ तो आपके जीव जंतु रहते हैं और कुछ इंसानों का सेटलमेंट भी है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे कुछ हद तक तो वन्य जीव रहते हैं, विचरण करते हैं, और कुछ हद तक हम आप भी रहते हैं। ठीक है, ऐसे बफर एरिया जिनमें सटे हुए ये भी है और हम भी है, ऐसे एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। ये डिक्लेयर कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है, राज्य सरकार है। ठीक, ऐसे एरिया हो गए आपके कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक, कोर एरिया सघन जंगल का एरिया, एकदम जंगल डीप, एकदम आप किसी भी जंगल में जाओगे, रोड साइड आप जंगल पे चलोगे, तो जो बाहर बाहर वाला एरिया है वहाँ पे आप इजीली घूम लोगे, डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा अंदर जाओगे, वहाँ पे कुछ लोग दिखेंगे जो बकरी चराने वाले हैं, कुछ कुछ दिखेंगे। फिर एकदम जब सेंटर में जाओगे, एकदम घना जंगल होता है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं होती है, कोई घूमने फिरने वाला नहीं, तो घना जंगल, एकदम सघन जंगल, जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानवीय गतिविधियाँ जो है कंप्लीटली क्या है, बैन है। आप ऐसे ही नहीं जा सकते। अगर जाते हो किसी रिसर्च के लिए, ठीक है, कोई मान लो मेडिकल रिसर्च करना है, ठीक है, कोई एजुकेशनल एक्टिविटी करनी है, वहाँ पे आंकड़े कलेक्ट करने हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, वहाँ का एक वार्डन होता है, चीफ वार्डन, हॉस्टल में होता है वार्डन, तो वैसे ही जंगल के अंदर भी आपके चीफ वार्डन होता है, गन लेके जो घूमते रहते हैं, उन लोगों की हमें परमिशन चाहिए होती है। ठीक है,
तो ये हुआ आपका कंजर्वेशन रिजर्व। कोई पूछे कि क्या होता है, कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कॉरिडोर से सटा हुआ एरिया आसपास, उन एरिया को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है। ठीक, लास्ट है आपका कम्युनिटी रिजर्व। नाम से पता चलता है कि कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व क्या हो गया आपके, कि देखो इसमें और इसमें एक बात कॉमन है कि दोनों में ही कम्युनिटी यानी कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट क्या है, शामिल है। ठीक है, हमने बोला कि कुछ हद तक आप भी रह रहे हो, कुछ हद तक हम भी रह रहे हैं, तो ऐसे एरिया में जहां आप भी रह रहे हो और जानवर भी रह रहे हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे आपका भी नुकसान ना हो और जानवर का भी नुकसान ना हो। ये कब पॉसिबल है, जब इंसान और जानवर दोनों कॉपरेट कर ले। तो कॉपरेट, अब जानवर से तो हम ज़्यादा उम्मीद क्या करेंगे, इंसानों से ही करेंगे उम्मीद। तो इसमें क्या होगा कि कम्युनिटी की मदद इंपॉर्टेंट हो जाती है, कम्युनिटी का रोल इसके अंदर आ जाता है। भाई आप जंगल के कोने पर रह रहे हो, ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि पैंथर किस समय अटैक करता है, तो उस टाइम पे आप कुछ अरेंजमेंट कीजिए। ये जंगल के पेरीफेरी पे जितने भी लोग रहते हैं, आए दिन न्यूज़ में आता है कि बेटी को उठा के ले गया, बच्चे को उठा के ले गया, तो आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ पे रह रहे हो, कि किस टाइम पे आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, किस टाइम में आपको घर के अंदर रहना है, किस समय इन जानवरों के शिकार करने का टाइम है। तो ये क्या हो गया कि आप उनके मानस को समझ गए, तो उससे क्या होगा, आपको भी नुकसान नहीं होगा और उन्हें भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में ही आप देखोगे कि कम्युनिटी का रोल, कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, जरूरी है। ये बात इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि इसके अंदर जो भी एरिया डिक्लेयर करते हैं वो क्या होते हैं, सरकारी एरिया होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। ऐसी जमीनें जिनका मालिक कौन है, आपके सरकार है। ठीक, ऐसे एरिया। हालांकि कम्युनिटी का रोल इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये ऐसी जमीन है जो क्या है, जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, जिसका मालिक क्या है, आपका सरकार है। और ये ऐसे एरिया है जो क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है, जिसका मालिक कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व यानी कि बहुत छोटे सा ऐसा एरिया लगता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे उग रहे हैं, हो सकता है वो आपका हो, तो आपकी परमिशन से, कि भाई वहाँ की जो लोकल पंचायत है उसने आपसे परमिशन ली कि हम चाहते हैं कि इस एरिया को रिजर्व किया जाए और इसके अंदर जो है हम अलग अलग टाइप से जो पेड़ पौधे हैं हम लगाएं और कुछ जानवरों को हम इंक्लूड करें। तो है किसका है, आपका है। ठीक है, आपकी परमिशन से और सरकार दोनों मिलके क्या करते हैं, इस एरिया को बचाने का काम करते हैं। ऐसे एरिया बहुत छोटे होते हैं गाँव के अंदर, हाँ बहुत जो छोटे होते हैं वो ऐसे एरिया। तो ये आपके क्या है, 5 टाइप के अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज है, संरक्षित जगह है। इन पांचों को लीगली रूप से मान्यता स्टेटस जो है आपका 1972 वाला एक्ट के जरिए मिली है। ठीक, लिखा आपने, आपको समझ में आया पांचों कॉन्सेप्ट। पहला 72 में, दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है दोनों के लिए, फ्लोरा एंड फोना, जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए। तीसरा, जितने भी आपके संरक्षित जगह हैं, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, पांचों को क्या है, एक आधिकारिक रूप से मान्यता जो है आपके ये एरिया ये एक्ट आपका करता है। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हाँ गवर्नमेंट, सरकारी, यस। नेक्स्ट, हमने बोला कि ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, बचाव की बात कर रहा है, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे होंगे एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी और कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनको थोड़े से प्रोटेक्शन में ही उनका क्या है, गुजारा बसर निकल जाएगा। तो उनको हम सभी जानवर को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या है, इस एक्ट ने 6 लिस्ट जारी की है जिसको बोलते हैं शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। ठीक है, ये एक्ट जो है 1972 का हम ओरिजिनल एक्ट पढ़ रहे हैं। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 6 लिस्ट को हटा के सिर्फ 4 को कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पहले हम ओरिजिनल पढ़ेंगे कि ओरिजिनल में क्या था और अभी क्या चेंजेस आपके हुए हैं। ठीक, तो ये प्रोटेक्शन के लिए
6 शेड्यूल इसने बना रखे हैं इस एक्ट के ने, 6 अनुसूचियां। ठीक, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। ठीक, शेड्यूल 1 और 2 के अंदर ऐसे एनिमल्स को हमने रखा है जिनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको बचाना ही बचाना है, जिनको सबसे ज़्यादा संरक्षण हमने प्रोवाइड कर रखा है। ये हो गए आपके शेड्यूल 1 और 2। ये वो एनिमल है जिनको किसी भी हालत में जिनका शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको हंटिंग बैन है, आप शिकार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या है, सज़ा का प्रावधान है, आपको जुर्माना देना होगा और आपको बाकायदा जो है वो आपको जेल भी होगी। सलमान खान, चिकारा केस, ठीक है, वो एनिमल आपके शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल, इनको क्या है कि इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है, नंबर वाइज भी कम है। ठीक है, और जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके लिए ये एनिमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इन लोगों को मार नहीं सकते। अगर हम इनको मारेंगे, कुछ चंद ही तो हैं, गिने चुने ही तो हैं, ठीक है, और इन्हीं लोगों को हम मार देंगे तो इनकी तो पूरी की पूरी एक प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो शेड्यूल 1 और 2 के अंदर ऐसे एनिमल है जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इनका शिकार पूरी तरह से क्या है, बैन है। और फिर भी आपने किया तो आपको सज़ा भुगतनी होगी, मतलब बकायदा आपको, आपके ऊपर केस होगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा और आपको जेल काटनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ छूट जाओगे, स्ट्रिक्ट इसके ऊपर ये लॉ है। 1 और 2 के अंदर आपके ये एनिमल्स है। ठीक, 3rd और 4th इनमें प्रोटेक्शन है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आप उनको हंट करते हो, अगर आप उनका शिकार करते हो तो पेनल्टी जो क्या है वो थोड़ी सी आपके कम है। इसमें जो पेनल्टी लगी है उससे क्या है, आपकी थोड़ी सी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेड्यूल 3rd और 4th के अंदर ऐसे एनिमल है जिनको प्रोटेक्शन तो चाहिए लेकिन इनके जितना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए। ठीक है, और इसमें जो पेनल्टी है वो क्या है, आपके पहले वाले से थोड़ी सी कम है। 1 और 2 के मुकाबले में थोड़ा सा पेनल्टी आपको कम लगेगा अगर आप ऐसा करते हो। यानी कि ये मान के चलो, ये क्या हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट। ठीक, कोई लेक्चर कोई टॉपिक है एग्जाम का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जिसको आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। छोड़ा तो हो सकता है 5 नंबर कट जाएंगे। आपको पता है कि ये टॉपिक तो आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। आप मान के चलो 5-7 क्वेश्चन वहाँ से आने ही आने हैं, तो वो हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है वहां से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वो एरिया, ये वो एनिमल हो गए। ठीक, अब 5th, इसमें लिखो आप 5th में शेड्यूल में ऐसे जानवर हैं जो इंसानों को और फसलों को किसी तरह से क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे हो गए हैं, कौवे हो गए हैं, बंदर हो गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो हो गए हैं।
ये सारे क्या चमगादड़ हो गए हैं, ये सब क्या है, ये फसलों को बर्बाद करते हैं, है ना, हाँ, फसलों को बर्बाद करते हैं और मतलब ओवरऑल डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ऐसे एनिमल जो क्या है आपके 5वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। और ऐसे एनिमल को बोलते हैं क्या है, वर्मिन, यही लिखो हिंदी में भी। वर्मिन का मतलब है कि छोटे जानवर जो क्या है इंसानों को किसी भी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक, ऐसे जानवरों को हम बोलेंगे वर्मिन, और उन्हें शेड्यूल 5 की कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसे जानवरों को मारा जा सकता है। क्यों मारा जा सकता है, फसल को बर्बाद करेंगे चूहे तो मारेंगे उनको, ठीक है, ऐसे एनिमल को क्या है मार सकते हैं, ठीक है, इनके लिए कोई वो अफसोस नहीं है, आराम से उनको शूट किया जा सकता है, ठीक है। तो 5वां शेड्यूल है जिसके अंदर वर्मिन एनिमल को रखा है। वर्मिन से मेरा मतलब छोटे जानवर जो क्या है कि किसी भी तरह से इंसानों को और फसलों को जो क्या है वो बर्बाद करते हैं या उनकी वजह से कोई बीमारी ही होती है हमें। फॉर एग्जाम्पल चमगादड़, चमगादड़ से हमें बीमारियां होती है, तो अगर लगता है कि इनको हटाना पड़ेगा, जैसे नीलगाय आपने बोला, ठीक है, तो इन्हें आप हटा सकते हो, है ना, कि भाई ये डिजीज फैला रहे हैं। अब जैसे चूहे हैं, चूहे क्या हैं, फसल को भी बर्बाद करते हैं और हमें बीमारी भी उससे होती है। तो अगर किसी एरिया में लग रहा है कि चूहे बहुत ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे जो क्या है, जो एरिया का जो चीफ वार्डन होता है वो क्या करता है, परमिशन देता है कि हाँ इसको किल कर दो। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं आपके वन विभाग वाले जो होते हैं वो जाएंगे और वो दवाई छिड़क के मार देंगे, या फिर जो ऐसे जानवर जिनको डायरेक्ट शूट भी कर देंगे वो, ठीक है। इसीलिए उसमें गन चलाना आपको सिखाया जाता है। 5th शेड्यूल में आपके ऐसे एनिमल हो गए, ठीक है, इनमें आप एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन से, चूहे हैं, कौवे हैं, चमगादड़ हैं। तो शेड्यूल 1 से लगा के 5 ये इनमें कौन कौन लोग शामिल है, सारे जानवर शामिल है, ठीक है। प्लांट कहीं भी शामिल नहीं है, पेड़ पौधे आपके कहीं भी लिस्टेड नहीं है 5 तक। तो छठा वाला शेड्यूल में क्या है आपके प्लांट के लिए रखा गया है कि ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है, जिनको उगाने से हमने क्या लगा रखा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, ठीक है, या अगर आप उनका कल्टीवेशन करते हो, उनका उत्पादन करते हो, तो आपको बतौर रूप से लाइसेंस लेना होगा। ये क्वेश्चन आपके ईयर 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया है कि शेड्यूल 6 में अगर कोई स्पीशीज एडेड है तो इसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप उसका कल्टीवेशन करते हो तो आपको सरकार से जो है क्या है लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसी स्पीशीज है, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर क्या है अच्छी खासी मेडिकल वैल्यूज है, मेडिसिन दवाई टाइप से हो गए हैं, ठीक है। तो उनको हर कोई अगर करेगा तो हो सकता है कि जो इंसान है उनको कोई नुकसान न पहुंच जाए। तो उनके लिए हमने क्या कर रखा है कि आप उनके प्रोडक्शन पे हमने क्या लगा रखा है, कंट्रोल रख रखा है, ठीक है। उनको बचाने के लिए हमने क्या कर रखा है, कंट्रोल रख रखा है, ताकि क्या हो, मिसयूज ना हो, ठीक है, मिसयूज आपका नहीं होना चाहिए। तो शेड्यूल 6 में आपके क्या है, वे पेड़ पौधे जिनके कल्टीवेशन के लिए आपको क्या है लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। ये एक्ट सबसे पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही मेन एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हाथों हाथ क्लियर होंगे। फिर इसके बाद जैसे जैसे दूसरे एक्ट पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे कि अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट में ये बात बोली गई, इसमें ये बात बोली गई। इसमें एग्जाम्पल लिख लो, छठे शेड्यूल में क्या क्या पेड़ पौधे हैं। रेड वांडा, ऐसे ही लिखो, ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उगता है, ये साइंटिफिक नेम है।
इस पौधे का क्या है, मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में इसका जो क्या है यूज़ है। तो हमने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखा है कि देखो इस पौधे से क्या है कि आप दवाई बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे ही किसी को भी परमिशन दे दी तो कोई भी इससे क्या है मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकता है। अब दवाई बनाने के लिए क्या है कि आपको फिर से आगे लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। तो अब ये कि आपको एक मौका मिल गया कि आप इससे तो फर्जी तरीके से भी क्या है लोग इसे ड्रग बना बना के बेच सकते हैं, ड्रग यानी दवाई, ठीक है। आपको परमिशन हमने दे दी कि आप ये उगा सकते हो, आपको पता चल गया कि इससे ये फ़ायदा है और इसकी वजह से मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो आप तो मिसयूज़ करोगे ना। तो मिसयूज़ ना हो ऐसे प्लांट जिनके अंदर कुछ खास क्वालिटीज़ है उनको बचाने के लिए हमने क्या किया, शेड्यूल 6 जिसके अंदर अगर आप करते हो तो आपको क्या है लाइसेंस लेना होगा। बतौर लाइसेंस है आपके पास तभी आप उसको क्या है रन कर सकते हो, वरना आप नहीं करोगे। ठीक, ये आपका फोर्थ पॉइंट कि इस एक्ट में क्या है कि 6 अनुसूचियां हैं। कैटेगरी वाइज प्रोटेक्शन वाइज हमने क्या कर रखा है, कैटेगरी डिसाइड कर रखी है कि 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4, 5, 6 में आपके क्या होगा। ठीक, अगला पॉइंट कि इस एक्ट के जरिए बहुत सारी नई बॉडीज का गठन हुआ, ठीक है। बहुत सारी नई बॉडीज इस एक्ट के जरिए बनी आपकी। तो अब बताइए कि ऐसी बॉडीज जो एक्ट के जरिए बनती है उन्हें हम क्या बोलेंगे। हमने पॉलिटी में पढ़ा है ये कि ऐसी बॉडीज जिनका मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली है उन्हें क्या बोलेंगे। ऐसी बॉडीज जिनको पार्लियामेंट ने एक्ट के जरिए बनाया है उनको क्या बोलेंगे। तो बताओ क्या बोलेंगे, ऐसी बॉडीज जो एक्ट के जरिए बनी है। स्टैच्यूरी बॉडीज, यस, है ना। जैसे ये एक्ट है आपका 72 का एक्ट है, अब इस 72 के एक्ट में बोल रहे हैं कि ये संस्था जो है वो बननी चाहिए, ये बॉडी का गठन होगा, तो अब वो बॉडी बनेगी क्योंकि एक्ट ने बोला है। तो उसका स्टेटस क्या होगा, स्टैच्यूरी, कानूनी, ठीक है, वैधानिक उसका जो क्या है राइट है। कि अब क्यों, क्योंकि वो क्या है संविधान में सीधे तौर पे मेंशन नहीं है, इसको कानून के जरिए बनाया गया है, ठीक है। ऐसी संस्थाएं जो भारतीय संविधान में डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है, जैसे आपका हो गया है लोक संघ सेवा आयोग यूपीएससी, या फिर आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये क्या है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इनका काम क्या है, एग्जाम को कंडक्ट करवाना, आरएस का एग्जाम करवाना, ठीक है, आपको रिक्रूट करना, आपको सेलेक्ट करना, आपको सिलेक्शन का काम जो क्या है ये लोग करते हैं बैठ के। तो ये बॉडी कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनी, तो इस बॉडी का जो जिक्र है ये आपके संविधान में आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और हर राज्य के अंदर अपना अपना क्या है लोक सेवा आयोग होगा। उसका काम क्या होगा, जो भी आपके सिविल सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर को क्या करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना। तो इसके बारे में जिक्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सीधे तौर पर किया हुआ है। तो ऐसी बॉडी, ठीक है, जिनका जिक्र संविधान ने डायरेक्टली किया है उनको हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय, है ना। संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक है उस क्यों, क्योंकि संविधान ने मेंशन किया है। अब संविधान क्या है, तो संविधान ऐसे नियम है, ऐसे नियम और कायदे हैं जो किसके लिए है, जनता के लिए भी और सरकारों के लिए भी, कि आपके ये अधिकार है, आपको ये करना है। सरकार के लिए भी ऑर्डर्स है कि आपका ये फर्ज बनता है तो आपको ये करना है। तो संविधान का मतलब ये है कि ऐसा गाइडलाइन है किसके लिए, पब्लिक के लिए और सरकार के लिए। तो उसके अंदर सभी तरह की बातें लिखी हुई है, ठीक है। आपके क्या अधिकार होंगे ये भी बताया गया है, आपके क्या क्या फर्ज होंगे वो भी बताया गया है। भारत में इलेक्शन होगा तो कैसे होगा, सरकारें बनेगी तो कैसे बनेगी, ठीक है, सरकारें भंग होगी तो कैसे होगी, संसद होगा कि नहीं होगा, लोकसभा होगी नहीं होगी, चुनाव कैसे होंगे, तो उसके लिए क्या चुनाव आयुक्त होगा, वो सारा डिटेल जो भी हमारा आज का सिस्टम है, जो भी सिस्टम हमारा रन करता है, इलेक्शन हो रहे हैं, अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हुए, ठीक है, तो ये इलेक्शन किसने करवाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, निर्वाचन आयुक्त ये इन लोगों ने करवाए, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक बॉडी है जिसका जिक्र आपके क्या है संविधान में डायरेक्टली किया हुआ है, आर्टिकल 324,
अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की हुई है। तो क्या हो गया कि इसका जिक्र संविधान ने डायरेक्टली किया है। संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा में कौन थे? वही लोग जिन्होंने देश के लिए लड़े, काफ़ी सारे उसमें मेंबर थे, जिसमें से अंबेडकर साहब भी आपके थे। ठीक है, इन सब ने क्या किया? देश के लिए पूरा एक गाइडलाइन बनाई कि ऐसे हमारा देश और हमारे देश के लोग जो क्या है काम करेंगे। ठीक, तो ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। लेकिन ऐसी बॉडी जो संविधान में मेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है, पार्लियामेंट को लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या है, एक्ट के जरिए क्या करती है, उन बॉडीज को बनाती है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्टैच्यूरी बॉडी, वैधानिक निकाय। ठीक है, जिनको कानून के जरिए हमने लाया है। तो इस एक्ट में बहुत सारी नई बॉडीज का गठन हुआ है। ठीक, सबसे पहला लिखो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। कि 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होगा, ये बात बोली है। ठीक है, अब इस बॉडी का पर्पस क्या है, किस लिए इसको बनाया गया? तो इसका उद्देश्य है कि देश में जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व को अगर आप घोषित करते हो, कौन घोषित करता है? राज्य सरकार है या केंद्र सरकार? दोनों ही कर सकते हैं। तो उस घोषित करने से पहले क्या होता है, एक सलाह मशवरा चलती है कि किस एरिया को हमें राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं चाहिए, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हम सब देखते हैं। तो वो सलाह किसकी ली जाती है? इस बोर्ड की ली जाती है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान गवर्नमेंट को लगता है कि इस एरिया को नेशनल पार्क बनाना चाहिए, तो वो सबसे पहले कहाँ पे भेजेगी? इनके पास भेजेगी। ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसमें मेंबर्स बैठे हुए, उनका काम ही यही है कि इन सभी बातों को क्या करना? रिव्यू करना, असेस करना। तो वो फिर उसको पूरा चेक करता है कि अच्छा ये एरिया है, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, कितने परसेंट यहाँ पे आबादी है या नहीं है, कितने परसेंट यहाँ पे वन्य जीव जो है विचरण करते हैं, नहीं करते हैं, सारा पूरा डेटा देखेगा कि अगर हम किसी एरिया को नेशनल पार्क घोषित करते हैं तो कितने परसेंट लोगों को हमें कहीं और शिफ्ट करना होगा। ठीक है, या फिर बहुत सारा उसके अंदर काम होता है। तो वो एडवाइजरी, तो ये क्या है? एडवाइज, सलाह देती है। अगर किसी एरिया को नेशनल पार्क घोषित करना है तो उसमें इनका अप्रूवल चाहिए। अगर ये बॉडी अप्रूव करती है तभी गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनली साइन करती है। ठीक है, तो इनका काम क्या है? असेसमेंट करना। ठीक है, सलाह देना। जैसे कोई टाइगर रिजर्व घोषित करना, जैसे अभी मैंने बताया कि राजस्थान में नया टाइगर रिजर्व घोषित किया, रामगढ़ विषधारी। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, पहले क्या हुआ होगा? स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करती है? एक नोटिस जारी करती है कि इस एरिया को हम घोषित करना चाहते हैं। ठीक है, फिर पूरी की पूरी वो रिपोर्ट आपके किसके पास जाती है? इनके पास जाती है। ये अगर अनुमति देते हैं, ये अपने लेवल पर क्या करते हैं? पूरा सर्वे करते हैं। ठीक है, ये अगर आपको परमिशन देंगे तभी क्या है? गवर्नमेंट जो है वो फाइनली क्या करेगा? अप्रूव करेगा कि ठीक है, आज से इस एरिया को हम एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं। ठीक, फर्स्ट बॉडी। दूसरी बॉडी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर, नाम से कुछ पता चल रहा है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसका भी काम क्या है? एडवाइस जारी करना। ये भी क्या करती है? सलाहकारी बॉडी है, प्लस असेसमेंट।
आकलन करेगा ये। किसी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो उसमें इस बॉडी की क्या चाहिए, आपको अनुमति चाहिए, परमिशन आपको चाहिए। एक और बॉडी बनी, सेंट्रल जू अथॉरिटी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। इनका काम क्या है कि जितने भी किसी को अगर नया जू डिक्लेयर करना है तो उसमें क्या है, इनका एक रोल रहेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की बॉडीज की बात आपके 1972 एक्ट में कही गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ये बॉडीज कब बनी, किसके जरिए बनी, किस एक्ट के जरिए इनको लीगल स्टेटस मिला है, तो आपका क्या होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इसमें आपके जो चेयरपर्सन है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर, इस बॉडी में सीधे।